नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबर पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के सदस्य और कोरबा के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री हरीश परसाई जी। हरीश भाई, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार कमलेश। आइए फ्रंट पेज पर जो खबरें हैं पहले उसकी जानकारी आपको दे दे। पानी की जो स्थिति है हमारे प्रदेश में भी और पूरे भारत में, वो खबर सभी अखबारों ने प्रमुखता से ली है। हेडिंग अलग अलग है। एक अखबार में लिखा है रायगढ़ में बांध लीक, कई गांव लबालब, केवची अमरकंटक रोड भूस्खलन से जाम। ये छत्तीसगढ़ की खबर है। और इसके अलावा ईडी का कोरबा इलाके के 2 रजिस्ट्री ऑफिस, 3 व्यापारियों के यहाँ छापा। ये कोरबा और रायपुर से मिलाकर खबर छापी गई। इमरान खान के समर्थकों पर एक्शन नहीं लेने वाले 120 फौजी अफसर बर्खास्त किए गए। इस्लामाबाद की खबर है। एक अखबार ने ज्ञान वापी का होगा सर्वे, हाई कोर्ट ने कहा न्याय के हित में जरूरी। हाई कोर्ट ने बहाल किया जिला अदालत का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष। ये प्रयागराज से पहली खबर है। पिता के मुकाम तक पहुंचने अवसर की तलाश, अभी बड़े नेताओं का वक्त। उमेश ने ये बात कही, उमेश पटेल ने, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं। जनता इतनी हताश और निराश कि अब कांग्रेस को 25 साल का वनवास देगी। ये ओपी चौधरी ने ये बात कही है, जो उमेश पटेल से चुनाव हारे थे। कारोबारियों के ठिकानों पर पहुंची ईडी की टीम। रायपुर से खबर। एम्स में डॉक्टर रमन सिंह। रायपुर से खबर, फावड़ा मारकर ले ली पत्नी सहित 3 बेटियों की जान, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बताया मानसिक रोगी है। चांपा जांजगीर की खबर है। और वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी बनी एएसआई। भूपेश बघेल जी ने कल ट्वीट करके ये जानकारी दी। और इसके अलावा सदन में जो कुछ कल हुआ है उसको लेकर के खबरें अखबारों में अलग अलग हेडिंग से। दिल्ली को लेकर के जो विवाद चल रहा है, और फिर सदन की कार्रवाई में, लोकसभा की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए ओम बिरला जी, जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के। तो विपक्ष के नेताओं ने उनसे आग्रह किया कि हमारे संरक्षक हैं, आप आके बैठे, लेकिन वो नहीं आए। कोशिश ये चल रही कि सदन कैसे भी शांति से चले, लेकिन वो चल नहीं रहा है। बहुत सारे मसले उसमें अटके हुए हैं। मणिपुर है, नूहू है। नूहू की खबर को भी अखबारों में प्रमुखता दी गई है, लेकिन वो फ्रंट पेज से खबर अंदर चली गई है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इस खबर पे ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। लेकिन चर्चा तो फिर भी अखबारों में, चैनलों में नहीं रहेगी तो भी हो रही है। मैं पहली खबर जिस पे चर्चा करना चाहूँगा वो है ज्ञान वापी से जुड़ा हुआ मामला। ज्ञान वापी यानी काशी विश्वनाथ का वो भूखंड, जहाँ एक तरफ तथाकथित मस्जिद है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाई गई है, इसीलिए उसके सर्वे की बात कही गई। जिला कोर्ट ने बनारस के सर्वे की अनुमति दे दी थी। हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तमाम चीज़ें आपको जानकारी में है। और कल हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, जनहित में इसका आकलन कर लिया जाना जरूरी है, इसका सर्वेक्षण जरूरी है, सर्वे कर लिया जाए। टीम वहाँ पहुँच गई है, सर्वे शुरू हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है कि कहीं कोई सांप्रदायिक स्थिति न बने। सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं मुस्लिम पक्ष के लोग, और मुस्लिम पक्ष के लोग इस सर्वे में भाग लेने से इनकार कर दिए, वो उसमें जा भी नहीं रहे हैं। बावजूद इसके तनाव तो रहता है सब मामले में, और एहतियात बरतना भी जरूरी है। इस मामले को लेकर के क्या जहन में आता है कि इसको विशुद्ध रूप से धार्मिक मामला समझा जाए कि राजनीति? अब राजनीति इसलिए भी नहीं कह सकते अपन कि हाई कोर्ट से मामला आया। निश्चित रूप से कमले जी कि हाई कोर्ट से चूँकि मामला आया है जी, इसलिए इसमें बहुत कहना कोई उचित नहीं है। सिर्फ इतना है कि किसी भी प्रकार का प्रेम व्यवहार, सौहार्दपूर्ण वातावरण न बिगड़े, लोगों को इस तरीके का कोई भी कृत्य न करें कि जिससे लोगों के मन में वैमनस्यता आए और भाईचारे में अंतर आए। और चूँकि कोर्ट ने निर्देश दिया है तो ये अलग मामला हो गया है। लेकिन कोई भी, चाहे धार्मिक वातावरण हो, चाहे सामाजिक वातावरण हो, चाहे भाईचारा हो, ये नहीं बिगड़ना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिगड़ना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, धार्मिक स्थल अपनी जगह पे, हमारा आपका आपसी प्रेम अपनी जगह पे है। ये सबको मिला के चलने का एक ही उपाय होता है, वो है आपसी भाईचारा बना रहे हैं। और ईश्वर तो हमारे आपके सबके हृदय में है, उनको उस हिसाब से देखना चाहिए। और जो लोग इसमें उत्पात करने की कोशिश करते हैं उनको बख्शा भी नहीं जाना चाहिए, वो किसी भी दल के हो, किसी भी पक्ष के लोग हों। अब नूहू का एक मामला है, थोड़ी सी चर्चा उस पर भी कर लें। अभी खबर आई है कि उत्पात रात को भी कुछ जगह लोगों ने मचाया है। अब वो किस पक्ष के हैं ये तो स्पष्ट नहीं हो पाता, वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर ये कह दिया जाए कि हिंदू पक्ष के लोग हैं, मुसलमान पक्ष के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया बुरी आने लगती है। तो जो भी उत्पात कर रहे हैं वो उत्पाती देशद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं, ये मान करके
वो मेरे पक्ष के हैं ये नहीं सोचना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए बिल्कुल कि बिल्कुल निश्चित रूप से कमलेश जी कि उपद्रवी होते हैं और जो सामाजिक समरसता व वैमनस्यता घोड़ने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे इस पर रोक लगा सके। और कहीं इस तरीके की कई पूरे देश में इस तरीके की जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं, तो इस तरीके की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। लेकिन शासन और प्रशासन को दोनों को सजग और सतर्क रहना चाहिए इस मामले में कि जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, किन कारण से हो रहा है, किन परिस्थितियों में हो रहा है, ऐसे तो कहीं उसको शासन को उस पर और प्रशासन को ऐसे उपद्रवी लोगों को निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जिला प्रशासन ने तय किया है कि आज चूंकि शुक्रवार है, जुम्मा की नमाज पढ़ने मुस्लिम बिरादरी के लोग मस्जिद जाया करते हैं, तो आग्रह सबसे किया गया है कि आप मस्जिद न जा करके घर में नमाज पढ़ें। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से स्वीकृति दी है कि नहीं, हम घर में ही पढ़ेंगे, बाहर निकलेंगे तो हो सकता है उपद्रवी तत्व आ जाएँ या हमारे बीच में उपद्रवी तत्व शामिल हो जाएँ। ये खबरें हैं। तो वहाँ के लोग अगर जागरूक हो जाएंगे कि भाई हमको उपद्रव नहीं करना है, तो बाहरी लोग उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका बिल्कुल कहना सही है कि लोग जागरूक हो जाएंगे, लोगों को इस बात को समझना चाहिए। लेकिन बीच में जो उपद्रवी लोग आ जाते हैं और जो इस तरीके की रोटी सेकना चाहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से अंकुश लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जड़ को पकड़ना होगा। जहाँ से बात शुरू हुई है उसमें जो लोग दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, और उसके बाद जो लोग फ्रंट में आए थे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो, और ऐसी कार्रवाई हो कि फिर दोबारा हमारे देश में इस तरह की हरकत करने की लोग कोशिश न करें। क्योंकि धीरे धीरे लोग समझदार हो रहे हैं, सांप्रदायिक दंगों की संख्या कम हो रही है। सबको लगने लगा है कि कहीं ना कहीं जो संपत्ति हम नुकसान पहुंचाते हैं, जिस संपत्ति को, वो हमारी अपनी किसी राजनेता के बाप की नहीं है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नहीं है, बल्कि हमारी संपत्ति है, ये समझ में आने लगा। लेकिन उन्मादी भीड़, उसमें जो असामाजिक तत्व शामिल हो जाते हैं, वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं। तो उससे भी बचे रहने का और अपने राष्ट्र को बचाए रखने का एक ही उपाय है कि आप बेवजह का उलझे नहीं, बल्कि उसका सामाजिक समाधान है, कानूनी समाधान है, ये सब कोशिश करनी चाहिए। एक और खबर है, सुप्रीम कोर्ट में आज मोदी सरनेम को लेकर के राहुल गांधी जी के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई, कोर्ट से उनकी सदस्यता चली गई, अब 6 वर्ष चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने संरक्षण मांगा और उन्होंने कहा कि कानून के विरुद्ध जाकर के ये काम किया गया। इसको लेकर के आप लोग भारी खफा होते हैं कांग्रेस? निश्चित रूप से हम ही खफा नहीं है, पूरा देश खफा है। और देश इसलिए खफा है कि जिस तरीके से द्वेषपूर्ण भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारों में जो कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई निश्चित रूप से निंदनीय है। ऐसी राहुल जी से इतना डर, इतना भय, इतना क्यों है? कहीं ना कहीं कभी ना कभी सच उजागर होता है और सच उजागर होगा, और राहुल जी के पक्ष में निश्चित रूप से निर्णय आएगा। और ये देखिए कि उस समय कि आनन फानन में किस तरीके की उनको 2 साल की सज़ा दी गई, उसके बाद उनके मकान खाली करने के आदेश दिए गए। तो ये सब पूरी जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम को पूरा देश देख रहा है और पूरा देश इस बात को समझ चुका है कि ये किसके इशारे पे हो रहा है और क्यों हो रहा है। और राहुल जी की जो पद यात्रा रही, तो उस पद यात्रा से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार भयभीत है और राहुल गांधी के सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राहुल जी का सच दबने वाला नहीं है। कुल मिलाकर इसको सियासी नजरिए से देखते हैं आप लोग? नहीं, सियासी नज़र से देखने वाली बात नहीं है, ये सियासी नज़र है ही है। आप देख लीजिए, मतलब हर चीज़, हर पूरा आवाम इस चीज़ को देख रहा है, पूरा आवाम इस चीज़ को समझ चुका है कि किस तरीके की द्वेषपूर्ण भावना से राहुल जी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, कांग्रेसियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो ये राहुल जी इसे डरने वाले नहीं हैं, पूरे कांग्रेसी उनके साथ खड़े हैं, पूरा देश के आवाम, पूरे देश की जनता उनके साथ खड़ी है। जी, अब राजनीतिक बात हो रही थी, ये भी कर लें कि आपकी पार्टी के दीपक बैज जी, नई टीम में 50 साल से कम उम्र वालों को मिल सकती है 50% पद, इस तरह की खबरों के साथ आज छपे हैं। और नई टीम तैयार होगी और उसमें 50% यानी 45 सीट जो है वो 50 वर्ष से कम उम्र वालों को देंगे, इस तरह की खबर है। दूसरी खबर, गुजरात महाराष्ट्र के 90 भाजपा विधायक छत्तीसगढ़ में संभालेंगे हर सीट का प्रबंधन,
यानी दोनों ने, आप लोगों ने अब बिल्कुल अपनी तैयारी शुरू कर दी है, अब समय भी ज़्यादा नहीं बचा। देखिए, जहाँ तक पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँगा, जी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अपना पूरा जनाधार खो चुकी है। जी भारतीय जनता पार्टी में अब कोई ऐसे नेता नहीं बचे हैं जो छत्तीसगढ़ के लोगों की दिल की भावनाओं को समझते हुए उनके लिए कार्य करें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की जनता इस चीज़ को देख चुकी है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र का नेतृत्व है वो इस बात को लेकर चिंतित है कि भारतीय जनता पार्टी में अब कोई ऐसा नेता नहीं बचा है जो छत्तीसगढ़ की कमान संभाल सके। इसीलिए उन्होंने आयात करके दूसरे प्रदेश से 90 विधानसभा सीट के लिए 90 विधायक यहाँ लेके आ रहे हैं। मतलब ये खुद इस चीज़ को मान चुके हैं कि यहाँ से केवल छत्तीसगढ़ के नेताओं से कुछ होने वाला नहीं है, और जो 90 विधायक जो यहाँ आयातित होके आ रहे हैं उनसे भी कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ की जो आवाम है, यहाँ की छत्तीसगढ़ की जो जनता है पूरे भूपेश सरकार के साथ है, कांग्रेस की योजनाओं से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने एक नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोगों के लिए काम किया है, चाहे वो युवा हों, चाहे महिलाओं हों, चाहे कर्मचारी हों, तो हर क्षेत्र के लिए, चाहे वो किसान हों, चाहे वो मजदूर हों, तो इस चीज़ को लेके बड़ा भयभीत है। और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस का यहाँ कोई तोड़ नहीं है, भूपेश के यहाँ कोई तोड़ नहीं है। और जो इसके विपरीत कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे भूपेश बघेल जी हों, चाहे चरणदास महंत जी हों, चाहे TS बाबा जी हो, चाहे आपका साहू जी हों, और हमारे जो बड़े नेता हैं, ये सभी नेता की जो लोकप्रियता है उस लोकप्रियता के आगे ये ठहरने वाले नहीं हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग ये मान के चले कि इस बार 90 की 90 सीटें जीतेंगे। 90 में 90 कहना नहीं होगा, लेकिन 90 में आप ये मान के चलिए जो हमारा कांग्रेस का नारा है अब की बार 75 पार, तो निश्चित रूप से 75 पार होगा। तो वो लोग भी यही नारा लगाएंगे अब की बार मतलब सरकार, हमारी सरकार, वो बोली नहीं, वो नारा लगाएंगे कि अब की बार हाँ हमारी सरकार, हम साफ। और ये आपके यहाँ जो 50 वर्ष से कम वालों को 50% टिकट दी जाएगी, ये सिर्फ अभी खबर पढ़ने में अच्छी लग रही है कि हकीकत में इसमें कुछ अमल भी होगा? नहीं, देखिए कि बहुत अच्छी बात है। दीपक बैज जी की सोच की मैं प्रशंसा करता हूँ, और जितना भी हो सके निश्चित रूप से नए युवाओं को मौका मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो कार्यकारिणी का एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया में एक विस्तारित है, तो ये कार्यकारिणी का विस्तार भी हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें युवाओं को स्थान मिलेगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। बिल्कुल मिलना चाहिए। पिछली बार तो चुनाव आप लोगों ने ऐसा लड़ा कि जितने लोग थे उनको सबको बाहर निकाल लाए थे, जो घर में बैठे थे उनको बोलते नहीं आपको चुनाव लड़ना है, सब लोगों को लड़ा दिए थे, और उसका लाभ भी मिला पार्टी को। लाभ भी मिला, पूरा लाभ पार्टी को मिला, और अच्छे लोग आए, अच्छे काम किए, क्षेत्र का काम किए, कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उनके लिए काम किए, और यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस में, जो पूरा प्रदेश कांग्रेस में है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, इसका पूरा जो भूपेश सरकार की जो 51 योजनाएं हैं उस योजनाओं का पूरा लाभ जो है कांग्रेस को मिलने वाला है। जी, लाभ कांग्रेस को मिलेगा, आप लोग ऐसा मानते हैं। वो तो खैर चुनाव में पता लगेगा, परिणाम जब आएगा। लेकिन अभी ईडी की धमक जो छत्तीसगढ़ में लगातार चल रही है, इसको लेकर के भी आप लोग बड़ा खफा होते हैं, बोलते हैं कि कांग्रेस को डराने की कोशिश होती है, कांग्रेसियों को डराने की कोशिश होती है, प्रदेश को डिस्टर्ब किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, भूपेश बघेल जी कोरबा प्रवास पर थे तो उन्होंने कहा भी था कि उनके पास ईडी और IT 2 विभाग ऐसे हैं जिसका वो कभी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये चुनाव के समय मतदान केंद्र पर जाके वोट नहीं डालेंगे, वोट तो जनता डालेगी जो जान रही है कि ईडी और IT हमारे यहाँ जाति कर रही है। कल भी हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राज खुल चुका है जी, और चाहे ईडी हो चाहे IT हो, जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है जी, और खासकर वहाँ कार्रवाई हो रही है जहाँ कांग्रेस की सरकार है,
जी। पूरी जनता इस बात को देख रही है, पूरी जनता इस बात को समझ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे क्या कारण है। एक जो वातावरण जो तैयार किया जा रहा है, इस वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जी। कल जो छापा पड़ा उसमें कोरबा में भी छापा मारे शिव भाई जो कांग्रेस में थे, अभी खैर शांत हैं और निर्दल हैं, उनके घर में भी छापा मार दिए। वो उन्होंने फ़ोन करके मुझे भी बताया कि बोले भाई हमारे यहाँ ईडी आ गई। मेरे को बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं इतना बड़ा आदमी हो गया क्या। नहीं, निश्चित रूप से इस बात को लेके पूरे शहर में चर्चा है कि आखिर क्या कारण है कि इस तरीके की जो छोटे व्यापारी हैं उनके यहाँ भी ईडी छापा मार रही है। क्या वह भय का वातावरण तैयार करना चाह रही हैं, या कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी इनके इशारे पे अपने पक्ष में करना चाह रही हैं? ये तो देखिए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता आने वाले समय में इसका उत्तर देगी। हाँ, लेकिन 3 लोगों के यहाँ, रूढ़मल के यहाँ, पवन अग्रवाल के यहाँ, दिनेश मोदी के यहाँ छापा जो मारा गया और रजिस्ट्री, उसका कारण बताया जा रहा है कि ये क्षण की खबर यही आ रही है कि एनएच में ज़मीन में कुछ गड़बड़ियाँ की गई थी, रजिस्ट्री वगैरह के मामले में कुछ गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से उसकी शिकायत हुई, तो ईडी आगे जांच कर रही है। तो क्या उस तरह की भी खबर कोई है क्या आप लोगों को? नहीं, हाँ, इस तरीके की कोई खबर नहीं है। अब ईडी के पास किसी तरीके की खबर होगी, लेकिन जहाँ तक जो उड़ती उड़ती हवा लगी है कि ईडी को यहाँ पर जो है मुंह की खानी पड़ी है। आप आए नहीं है कुछ अभी, तो यही पता लग रहा है। लेकिन अब एक चीज़ यह भी, व्यापारियों से जब बात हो रही थी, कल कुछ लोगों से चर्चा हो रही थी, तो कह रहे थे कि भाई ईडी पहले तो खास मामले देखा करती थी, लेकिन अब जीएसटी को उसके साथ शामिल कर दिया गया, तब तो छोटी छोटी बातों में ईडी छापा मारेंगे। मतलब वो तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे पहले कहा जाता था कि इनकम टैक्स वाले अगर किसी के यहाँ आ गए तो उनकी इज्जत बढ़ जाया करती थी। नहीं भाई, इनके यहाँ कुछ है तभी तो इनकम टैक्स वाले आए हैं। अब ईडी के मामले में वही कहा जाने लगा था, लेकिन अब जीएसटी के मामले में छोटी छोटी कार्रवाइयाँ होने लगेगी, तो फिर ये हो जा रही यार, ये तो रोज़मर्रा का काम हो गया। किसी को पहले जैसे होता था ना इनकम टैक्स वाले, वो कुछ लोग बोलते थे कि भैया हमारे यहाँ छापा मार दो, वो अधिकारियों से संपर्क बना करके उनसे अपने यहाँ छापा मरवाते थे। तो वैसे ईडी का भी हो जाएगा। नहीं, इसी कारण क्या, देखिए ये एक सर्वोच्च संस्था है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए जी। और जहाँ दुरुपयोग होता है तो निश्चित रूप से लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बनता है। जी जी, बिल्कुल चर्चा का विषय बनता है। और जिस तरह के हालात अभी हैं, उस हालात में तो यही कहा जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है। फ्रंट पेज पर एक और खबर है, आप लोग करते हैं, हम लोग सब करते हैं कि राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे सबका एक दूसरे से संबंध रहता है, और विशेष करके बड़े राजनेताओं का। कि भूपेश बघेल जी को छींक आ जाए तो सबसे पहला फ़ोन रमन सिंह का उनके पास जाता है। रमन सिंह को अगर छींक आ जाए तो भूपेश बघेल बोलते हैं कौन से डॉक्टर को भेजूँ आपको। तो ये ठीक भी है, सिद्धांत अलग हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता हमारे प्रदेश में उतनी नहीं जितना अन्य देशों में होती है। जैसे हम प्रदेशों में, जैसे तमिलनाडु में करुणानिधि और जयललिता के बीच में होता था। मतलब वही बात है कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होते। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। और मैं उसी के तहत मैं तो भूमिका बांध रहा था। डॉक्टर रमन सिंह एम्स में भर्ती हैं, और उन्होंने हालांकि एक बात आखिरी में ट्वीट किया है कि मानसून के बीच आप सब भी बारिश में पूरी एहतियात बरतें और स्वस्थ रहें। एम्स में इलाज कराने गए और वहाँ भर्ती है, तो हो सकता है कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, लेकिन उन्होंने जैसा लिखा है वो रूटीन चेकअप टाइप का है। बावजूद इसके कांग्रेस के लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं, आप स्वस्थ होकर के आए और प्रदेश की सेवा में अपनी भूमिका निर्वहित करें। निश्चित रूप से हमारी भी आज शुभकामनाएं हैं कि बहुत जल्दी स्वस्थ हों, बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ लें, और जी, और आकर के पार्टी और देश की उसकी सेवा करें, अपनी पार्टी के जरिए छत्तीसगढ़ की सेवा करें। राखड़ में बांध लीक, कई गांव लबालब, केवची अमरकंटक रोड भूस्खलन से जाम। इस तरह की खबरें कोरबा से भी हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक खबर जो हमारे पड़ोसी ज़िले से है, चांपा जांजगीर से, वहाँ एक मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति ने 4 लोगों की, अपने बीवी बच्चों की हत्या कर दी। बड़ी हृदय विदारक घटना है। और ये कहा जा रहा है कि उसका इलाज चल रहा था और अचानक वो इस तरह की हरकतें उसने कर दी। कल एसपी का भी बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई उस पर नज़र परिवार वालों की थी, लेकिन अचानक उसको क्या हुआ, किस तरह की घटना को उसने अंजाम दे दिया। तो मानसिक रोगी के द्वारा ऐसा किया जाना, इस तरह की घटनाएं तो अक्सर मिलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हृदय में ये बात ज़रूर आती है कि देखिए, एक परिवार
और गरीब परिवार ही था, लेकिन हंसता खेलता परिवार था। और अपने परिवार के एक शख्स की मानसिक दशा का दुष्परिणाम भुगतना पड़ा पूरे परिवार को। हाँ, निश्चित रूप से ये कमलेश भाई, ये तो घटना ही है जो आप बता रहे हैं जी। इसके अलावा भी एक समाज में ये देखने को मिलता है कि इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं कि भतीजे ने चाचा को कर दिया, पुत्र ने पिता को मार दिया। तो ये जो समाज में इस तरीके की जो विकृतियां जो आ रही है जी, आने वाले समय के लिए निश्चित रूप से यहाँ कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। इसलिए सभी को सोचना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन करना चाहिए कि उनकी आगे जाके इस तरीके की कोई भी मानसिक स्थिति में न पहुँचे। क्योंकि रोज़ एक अखबार में देखने को मिलता है कि इस तरीके की कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं हो रही हैं और इस घटनाओं को समाज में कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रोक लगाना चाहिए, और जो मानसिक रूप से रुग्ण हैं उनका समुचित इलाज हो उसका, और वो परिवार से दूर रहें जब तक ठीक ना हो, तब तक उनको दूर ही रखा जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। चलिए, कोरबा की खबरें आपको बता दें। झुरखी व पवासी नाला उफान पर दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा। ऐसे ही होती रही बारिश तो 4 दिन में लबालब हो जाएगा बांगो बांध। दर्री बराज का खोला गया गेट। और एक अखबार ने लिखा है 48 घंटे के भीतर ही 121.4 मिलीमीटर बारिश। नदी नाले उफान पर। रामपुर जिलगा व सुखरी कला मार्ग बंद। घरों में घुसा पानी। ये प्रदेश का मामला है, कोरबा जिले का मामला है, लेकिन प्रदेश की भी खबरें थी। आपको मैंने पढ़ के बताया था कि कई ज़िले ऐसे हैं जो पानी से इस वक्त बिल्कुल लबालब हैं, और पानी की हम आस तो लगाए बैठे रहते हैं कि हाँ भाई भगवान पानी दो, इंद्र देवता वरुण भगवान नाराज हो तो थोड़ा कभी मिटकी का विवाह करके कभी कुछ करके हम उनका आह्वान करते हैं कि आप बरसात दो, बारिश हो ताकि खेती अच्छी हो, गर्मी से हम बचें। और जब बारिश शुरू हो जाती तो हे भगवान थोड़ा सा बचाए रखो, ये भी शुरू हो जाता है। तो खैर ये तो प्रकृति की बात है, लेकिन बारिश से पहले जो तैयारी की जानी चाहिए कि बस्तियों में पानी न भरे। कल हमने खबर दिखाई, आपने देखा होगा, जो दर्री डैम से पानी छूटा है वो सीतामढ़ी में लोगों के घरों में घुस गया। मैंने अपने रिपोर्टरों को कहा कि लोगों से ये पूछो कि आप नदी में घर क्यों बना लिए। नदी का तो अपना फ्लो है, वो तो प्राकृतिक स्वरूप है उसका, वो तो आज नहीं कल आप अपना जगह बना लिए, अपनी जगह बना ली, और आप नदी में घर बनाओगे, पानी घुस जाएगा तो आप चिल्लाना शुरू कर दो, नगर निगम वाले कुछ नहीं कर रहे। तो यह भी तो लोगों को समझना होगा कि आप खतरे को खुद आमंत्रित कर रहे हैं। ये बात भी अपनी जगह सही है कि खतरों को हम खुद आमंत्रित करते हैं। ऐसी जगह पे बिल्कुल पाट में घर बना लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, और इसका परिणाम कहीं ना कहीं भुगतना भी पड़ता है, नुकसान भी होता है जी। और अभी तो पूरे जो कोरबा में जिस तरीके से अभी बांगो डैम के गेट, दर्री के भी गेट खोले गए, और निचले स्तर पे प्रशासन ने बड़ी सजगता से और सतर्कता से जो काम किया, वहाँ के लोगों को आगाह किया, सतर्क रहने के लिए आगाह किया, रात में जागरूकता भी किए, और प्रशासन के पूरे लोग इसमें लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना न घटे। जी नहीं, वो तो ठीक है। हमारा तो सीधा सीधा कहना होता है। आप लोग चूंकि राजनीति करते हैं तो आपको कहने में थोड़ा सा संकोच होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोग जो नालों पे घर बना लेते हैं, नदियों का पाट करके उसको वहाँ जा कर के काबिज हो जाते हैं, तो आपने तो खतरे को निमंत्रण दे ही दिया। अब कल वो मैं सुन रहा था उनका बयान कि नगर निगम ने कुछ नहीं किया अभी तक, सिंचाई विभाग ने मुनादी नहीं कराई, नहीं तो हम हट जा रहे। तो आप तो हट जाते, लेकिन आपका घर थोड़े हटता। तो जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनको बचना होगा, और आपके साथ अगर कुछ हो जाता तो उसके लिए और कोई नहीं, आप स्वयं जिम्मेदार हो। क्योंकि आप नदी का फ्लो जो प्राकृतिक स्वरूप है उसको बिगाड़ने में लगे हो। आपको कहीं जगह नहीं मिल रही तो आप जहाँ जगह पाओ वहाँ घर बना लो। ये कौन बोला था आपको बनाने के लिए? अब जब बनाए तो आपको भुगतना पड़ेगा उसका भुगतान। आप दूसरे पर आरोप लगाने से पहले विचार करें कि आपसे कहाँ गलती हो रही। ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा ना। थोड़े फायदे के लिए अपना ही जीवन खतरे में डालते हो, अपनी जीवन भी खतरे में डालते हैं और अपना खुद का नुकसान भी कराते हैं। जी, तो इसको विचार करना होगा। और रही
बारिश में इस तरह की स्थितियों की बात तो ये स्वाभाविक विचार भी होता करना है। होगा और निगम को देखना भी होगा कि इस तरीके हाँ, की जो जिम्मेदारी बिल्कुल और जो निगम की बेजा है। कब्जा हो रहे हैं तो कब्जा के पूर्व ही इसको निगम को चाहिए कि उसको हटा दें। कुछ नहीं करते भाई, अब नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपने जो कॉलोनी बनाई उसके सामने बुधवारी राम जानकी मंदिर के आमने सामने देखिए किस तरह का निर्माण हो रहा है। हाँ, पूरा बड़ी बेजा बड़ी कब्जा। बिल्डिंगें बन रही हैं। नगर निगम का कोई आदमी वहाँ पूछने नहीं जाता, जाता भी हो तो पैसा लेके लौट आता होगा। क्या पे बेजा कब्जा है, यहाँ पे इतनी बड़ी इतना एम्पायर खड़ा कर रहे हो, इतनी दुकानें बना रहे हो, खुलेआम सब कुछ हो रहा है और कुछ आप नहीं बोल रहे हो। कल को आपको अगर सड़क का चौड़ीकरण करना होगा, आप क्या बुधवारी करोगे? रोड में एक नया ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण हो चुका है और ये सबकी नज़र में है कि किस तरीके के बेजा कब्जा करके लोग बना रहे हैं, लेकिन कार्रवाई होती है लेकिन फिर बीच में रुक जाती है। नहीं, वही दिक्कत है ना कि आप कार्रवाई थोड़ा सा करके छोड़ दिए और संबंधित लोग कहीं न कहीं से अप्रोच लगा के या नगर निगम के कर्मचारियों अधिकारियों को रिश्वत दे करके अपना काम कर लेते हैं और फिर बाद में यही सिरदर्द हो जाता है। दूसरे लोगों के लिए जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सही जगह पे रह रहे हैं, वो उन लोगों को ये लगता है कि यार हम ही बेवकूफ़ थे, क्या हम भी कब्जा कर लिए होते। तो ये जो भाव आता है मन में, ये किसी भी क्षेत्र के लिए उचित नहीं है। जो लोग नालियों पे घर बना रहे हो, आप पानी निकलने नहीं दे रहे हो, 10 घर का पानी आ रहा है, आपने नाली पे घर बना दिया, अब वो नाली का पानी जाएगा कहाँ, वो तो रुक ही जाएगा ना, वो लोगों के घरों में घुसेगा, फिर हल्ला मचाओगे, निगम कुछ नहीं कर रहा है। नाला के ऊपर मकान बना लेते हैं। जी, वही कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी तो हमारी भी है। हमारा जो हम बोलते हैं ना अधिकार और कर्तव्य, तो आप अधिकारों की बात तो करते हो कि नगर निगम हमको इस अधिकार से वंचित किया हो, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है इसका भी तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा और आप उसको ध्यान नहीं रखेंगे तो इस तरह की स्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। रही सिंचाई विभाग की बात, तो स्वाभाविक है, एक मुनादी होती थी, वो गलती सिंचाई विभाग की है और बाकायदा अखबारों में विज्ञप्ति जारी की जाती थी, हम लोग भी समाचार लगाते थे। इस बार मुझे नहीं लगता कि उनने विज्ञप्ति जारी की, मुझे तो नहीं दिखा, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो। तो वो जल संसाधन विभाग को भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना है। वो भी अब ठीक है, अभी कमाई कम हो रही है इसलिए थोड़ा सुस्त पड़े होंगे, तो जैसे अभी सरकार उनको एलओसी कम दे रही, पैसे कम दे रही है, तो वो भी संत पड़े हुए हैं, नहीं तो पहले तो बड़े सक्रिय रहा करते थे। खैर, ये लोगों के जीवन से जुड़ा मसला है, इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। बारिश है, अभी भी आज भी कहा जा रहा है कि भारी बारिश की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग द्वारा, तो बचे रहना जरूरी है और बचे रहें और दूसरे को बचाने की कोशिश भी करें। एक खबर अखबारों में नहीं दिख रही, कल हमने लगाया इसको, सोसाइटी वालों ने आंदोलन शुरू कर दिया है पूरे प्रदेश में। कोरबा में भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनकी 5 तक उन्होंने दुकानें बंद करके प्रतीकात्मक विरोध शुरू किया है। इसके बाद उनका कहना है कि फिर हम लोग 2-4 दिन करने के बाद फिर बंद करेंगे। उनका कहना है कि हमको हमारी लागत बढ़ गई है, खर्चे बढ़ गए हैं और छत्तीसगढ़ सरकार हमको कमीशन जो देती है उससे हमारा खर्चा नहीं चलता है। तो ये कमीशन में कमी मांग रहे हैं कि कुछ और अतिरिक्त व्यवस्था चाहते हैं? नहीं, इन्होंने 6 मांगे को लेके इन्होंने हड़ताल पे गए थे। 6 मांगों पर विचार करते हुए इनकी 3 मांगों पर सहमति बनी है और 3 जो मांगे हैं वो राज्य स्तरीय की भी और उच्च स्तरीय मांगे हैं, उस पर विचार करने की बात कही गई है और इनकी हड़ताल आज से समाप्त भी हो गई है और सभी कोई अपने कार्य पे लौट चुके हैं और अपने अपने जो है दुकानें हैं पीडीएस की, वहाँ पर उपस्थित होकर खाद्यान्न वितरण का कार्य करेंगे। एक चीज़ समझ में नहीं आता हरीश भाई, चूँकि आप खाद्य आयोग के सदस्य हैं, इस विषय में आपकी रुचि भी है, आप पहले से भी इस पर ध्यान रखते थे। ये जो सोसाइटी की जो दुकानें लेने वाले लोग हैं, सोसाइटी के जरिए अपना राशन की दुकानें, ये पैसा भी देते हैं, खर्च करते हैं कि हमको मिल जाए, उसके बाद हर महीने ये पता लगता है कि खाद्य विभाग वालों को महीना भी पहुंचाया करते हैं, फिर कमीशन के लिए मरते हैं। तो 1 नंबर 2 नंबर का खेल क्या लोगों को समझ में नहीं आता? नहीं, देखिए, पहले और अब में बहुत ज़्यादा अंतर है जी। अभी पूरा ये ऑनलाइन है और इसमें किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि ऑनलाइन आपको जाना है, आपका फ़ोटो होगा, आपके अंगूठे के निशान लगेंगे और जिस तरीके का अभी भूपेश सरकार ने पूरी चीज़ों को कंप्यूटराइज किया है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का सुधार आया है और सुधार आने के कारण हो सकता है ऐसा कि उनको थोड़ी बहुत कोई दिक्कत जा रही है। तो सुविधाएं सब मांगते हैं, सबको मांगने का अधिकार है, इनको भी मांगने का, सुविधाएं मांगने का अधिकार है और इन्होंने मांगा भी और इनकी 3 मांगों को पूरा भी किया गया जो जिनाइन मांगे थी और आने वाले समय में और इसमें सुधार आएगा।
जी जी जी। चलिए एक और खबर है, 6 तक नहीं चलेगी गेवरा रोड रायपुर मेमू, रद्द होने से परेशानी। कोरबा वाले दो समस्याओं से सबसे ज़्यादा परेशान है और ये स्थायी समस्या हो गई है, एक रेल और दूसरा बिजली। बिजली कब चली जाएगी कोई भरोसा नहीं। इसको लेकर के आप लोगों की पार्टी तो सरकार में है, आपकी पार्टी के लोग भी मुखर होते हैं, बोलते हैं कि भाई हो क्या रहा है। राजस्व मंत्री ने एमडी से बातचीत की, उनको भी कहा, और अभी तक तो ऊर्जा मंत्रालय सीएम के पास खुद ही था, कुछ दिन पहले उन्होंने सिंहदेव जी को दिया है। कोरबा प्रवास पर आए तो उन्होंने ये मांग करी, कहा कि भाई हम इतना 13,000 करोड़ रुपए का विकास कार्य, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए में तो पावर प्लांट ही लगना है। तो कोरबा ऊर्जाधानी होने के बाद भी बिजली की समस्या से जूझ रही है और सर्वाधिक आय देने वाले जोन को पालने पोसने वाला कोरबा रेल सुविधाओं से भी वंचित रहता है। तो पहले तो रेल सुविधाओं पे आप चूंकि सलाहकार बोर्ड में भी है, वहाँ भी बैठते हैं, ये समस्या सिर्फ कोरबा की जिम्मे ही क्यों आ जाती है? निश्चित रूप से हर मीटिंग में ये बात को जब जोर शोर से उठाया गया है। पिछले मीटिंग में तो हम लोग ने 2-3 लोगों ने बहिष्कार भी किया कि ये पूरा प्रिपेयर्ड है कि कोयले से जो माल गाड़ियाँ जो हैं, गुड्स गाड़ियाँ जो हैं, और कोयले का लदान जो है, उस लदान को ये पहले महत्व देते हैं और इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया है कि, और जब गेवरा से गाड़ी चलने वाली बात आई तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गेवरा से जो गाड़ियाँ चलती थी अभी चलाना संभव नहीं है, क्योंकि इनको जो भी डीआरएम आते हैं और जो भी इनके कमर्शियल जीएम वगैरह आते हैं, उनको सिर्फ इस बात का रहता है कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से कोयला ले जा सके, और जितना ज़्यादा लदान करेंगे, जितना मिलियन टन का लदान होगा, उतनी हमारा सीआर बढ़ेगा। तो ये यहीं से नहीं है, ये सीधा कोल मंत्रालय से है और कोल मंत्रालय में किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी जानकारी में 4 बार यहाँ की सांसद ज्योत्सना चरणदास मान जी रेल मंत्री जी से मिल चुकी हैं, उनसे निवेदन कर चुकी हैं, कई बार उनको ज्ञापन दे चुकी हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का सिर्फ आश्वासन मिलता है। और पिछली मीटिंग में तो इस बात का हो गया था कि पहले प्रस्ताव मांगे गए थे कि रेलवे से क्या क्या प्रस्ताव हैं, वो प्रस्ताव की दीजिए, उस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, उसे बोर्ड भेजा जाएगा। लेकिन जब मीटिंग की बात आई तो कोई भी प्रस्ताव को निर्णय लेने का अधिकार डीआरएम लेवल, चाहे वो रेल परिचालन की बात हो, चाहे नई गाड़ियों को चलाने वाली बात हो, चाहे नई स्टेशनों की बात हो, ये डीआरएम का क्षेत्राधिकार नहीं है। डीआरएम को अपना प्रस्ताव बना के ऊपर भेजना पड़ता है। लेकिन उस मीटिंग में ये देखा गया कि डीआरएम ने पहले निर्णय ले लिया कि यहाँ से गाड़ी नहीं चल सकती, यहाँ पे रेलों का ठहराव नहीं हो सकता, यहीं पे नया स्टेशन नहीं बन सकता। और जितने जब पहले ये खुद अपनी मानसिकता बना लेते हैं कि ये काम हो सकता है, यह काम नहीं हो सकता है, तो उसी को बात को लेके पिछले मीटिंग में काफ़ी तनाव रहा और 3-4 हम लोग मेंबर लोगों ने वहाँ से बहिष्कार भी किया उसका कि आप लोगों ने जब निर्णय ले लिया है तो मीटिंग को बुलाने का क्या औचित्य है। उसके बाद अंडर ब्रिज की भी बात आई तो अंडर ब्रिज की बात उन्होंने मानी थी कि भाई कि हम अंडर ब्रिज के लिए हम सहमत हैं। 1-2 मांग और मांगी थी, पहले लिफ्ट वाली भी पहले बात उठाई गई थी, उसको भी चालू किया था, लेकिन अब कभी लिफ्ट चालू होती है कभी बंद हो जाती है, उसका भी भगवान मालिक है। कुल मिला के यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो चुका है कि कोयला लदान को प्राथमिकता दी जा रही है और जब तक कोयला लदान को प्राथमिकता दी जाएगी इसी तरीके से गाड़ियों की लेट लतीफ़ होती रहेगी, गाड़ियाँ निरस्त होते रहेंगी और इससे रेल प्रशासन कोई अंतर नहीं वाला नहीं जब तक कोरबा का एक एक जनता, एक एक नागरिक खुद होकर रोड में ना आए, खुद अपनी इस समस्या को अपनी समस्या नहीं पढ़ने और जब तक एक बड़ा एजिटेशन नहीं होगा, जैसे बिलासपुर में रेलवे जोन को लेके हुआ था, उसके पहले ये अधिकारी रेलवे के जगने वाले नहीं हैं। जी 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 जी, चाहते तो वही है। और वो कहा भी जाता है कि अगर महात्मा गांधी जी जिस तरह की मांग कर रहे थे वैसे मांगते रहते तो 200-400 साल अभी और भारत पराधीन रहता है। लेकिन सुभाष बाबू को जब डंडा चला तब फिर उनको अकल आई कि इधर से ये और उधर से वो, वैसे ही तरीका अपनाना पड़ेगा। कोरबा के लोग शांत होकर के बैठे हैं, अब उनको उनके कान पर जू नहीं रेंग रही। कल हमने खबर दिखाई, आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी चल रही हो, कि सीतामढ़ी से लेकर के गौ माता चौक से लेकर के और ट्रांसपोर्ट नगर में
CSEB चौक तक पूरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। हर रोज होता है, कल तो अति हो गई थी। उसका कारण बताया गया कि रेलवे फाटक बंद करके रखता है, जो स्टेशन के पास, इमली डुग्गू के पास, वो जो ट्रेन निकल गई, गुजर गई, तो उसके बाद भी नहीं खोलते। तो आप मतलब ये आपके बाप का राज हो गया है, आप जो चाहो वो करो। हाँ, तो यही कारण है कि वो देखते हैं कि गाड़ी संटिंग करती है, गाड़ी को निकालना है, गाड़ी को क्रॉस करना है, तो घंटों वो फाटक बंद रखेंगे वो, क्योंकि वहाँ की कोयला की गाड़ियों को निकालना है। इसी कारण मैं आपको माध्यम से बताना चाहूँगा कि माननीय सांसद ज्योत्सना चरदास महंत जी ने इसको गंभीरता से लिया था, और अभी यहाँ पर 3 ओवरब्रिज उन्होंने सेंक्शन कराया है। एक बरबसपुर में है और एक यही है इमली डुग्गू वाला, ये भी करीब सेंक्शन हो चुका है, और बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि यहाँ का कार्य तो कई बार सेंक्शन हुआ, करने कहाँ देते हैं। और सोनालिया वाला भी कई बार पास हो गया, बोले और पैसा भी निगम ने जमा कर दिया, ऐसा भी कहा जाता था। पैसा भी नहीं, ये अभी जो हुआ है ये बजट में भी आ चुका है, और इसके टेंडर की प्रक्रिया भी चल रही है, और बहुत जल्दी ये कार्य रूप में आ जाएगा। अब आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो सही बात है कि कोरबा बहुत क्या कहें, हम लोगों ने तो किया है, आंदोलन कराया है, रेलवे को लेकर भी कराया है, और कई बार जब हम लोग बात करते हैं तो लोग बोलते हैं यार आप लोग आगे बढ़ो। तो हम लोगों ने जिनको जनप्रतिनिधि बनाया है उनका दायित्व तो बनता है कि हमको हमारे साथ वो आए और हम उनके साथ खड़े हों। जब पब्लिक आगे चली गई तो फिर नेता क्या करेगा। नेता हमने इसीलिए बनाया ना कि वो हमारा नेतृत्व करें, प्रतिनिधित्व करें, और उसकी बजाय जब आम जनता से हम ये उम्मीद करने लगते हैं तो हाँ आप आइए, आम जनता आपके साथ नहीं है तो फिर तो उसकी गलती है, शुरू करना पड़ेगा ना। निश्चित रूप से शुरू करना पड़ेगा, और ये तभी हो सकता है जब कोरबा रहने वाला हर व्यक्ति इसको अपनी जिम्मेदारी समझे और अपनी समस्या मान करके, कि वो दूसरे के भरोसे ही नहीं रहेगा कि सुभाष बाबू पैदा हो, पिछले बार आपको के यहाँ ऐसा नहीं। पिछले बार आप स्वयं थे जब यहाँ के इनके चेयरमैन आए हुए थे कि किस तरीके से वो यहाँ से छुप के निकले और भग के निकले कि मिलेंगे। तो ये तो इनका हाई है कि इसी कारण यहाँ ज़्यादा आना पसंद नहीं करते हैं, और हम लोग सिर्फ ये बात भी सही है कि सिर्फ पेपरबाजी में लगे रहते हैं, वक्तव्य देते रहते हैं। जब तक ज़मीनी स्तर पर इसका आक्रोश नहीं दिखेगा तब तक रेलवे के ये दुरुस्त होने वाले नहीं हैं। ये चाहते हैं कि हमको लात मारे लोग, हमको गाली दें, हम इनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत कुछ कार्रवाई करें, और उसके बाद फिर श्वान रुदन हो, फिर बाद में जाकर के हम उनकी बात को माने। ये लातों के देवता हैं, बातों से नहीं मानेंगे। कठोर शब्द है, ये भावना हमारे आपके सबके मन में है। हम लोगों के पास माध्यम में बोल देते हैं, आप बोल नहीं पाते, या बोलते हैं तो आपस में बोलते हैं। यही चीज़ मुखर होना पड़ेगा इसी बात को लेकर के। जब हम बोलना शुरू करें तो इनको समझ में आ जाएगा, और सिर्फ बोलने से ही नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो हमको सड़क पर उतर के भी इनको उसका जवाब देना पड़ेगा। बिजली की बात कर रहा था, हम और आप परेशान हैं। बिजली कब चली जाएगी, अभी बात कर रहे हैं, कब बिजली चली जाए कोई भरोसा नहीं। कई बार होता है हम चर्चा करते रहते हैं, लाइव कार्यक्रम में बिजली चली जाती है, फिर हमको जनरेटर के सहारे आपसे बात करनी होती है। ये रोज झेल रहे हैं हम। रात में कब बिजली चली गई पता नहीं लगा। अब जो सक्षम इन्वर्टर लगा लिए हैं, डीजे लगा लिए हैं साइलेंट, उनको पता नहीं लगता। लेकिन आम आदमी जो इससे दूर है, वो तो उतना क्षमता नहीं है उसकी आर्थिक, वो परेशान है कि बारिश के समय खूब बारिश हो रही तो चलो ठीक है, कहीं तार टूट गया होगा तो समझ में आता है। जरा सी हवा चली, आपके बाल भी नहीं उड़ रहे हैं, बिजली विभाग ने लाइट बंद कर दी। या कहीं कोई प्रॉब्लम आ गया तो 2-2 दिन 3-3 दिन तक ग्रामीण क्षेत्रों में जाते ही नहीं है। कुल मिला के वितरण व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि पहले की तुलना में इस साल जिस तरीके से बिजली बरसात में मेंटेनेंस से, या तो इनको बरसात के पहले मेंटेनेंस करना चाहिए, रोड साइड डंगालों को काटना चाहिए थे, जो इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो चुके हैं उनको बदलना चाहिए थे। लेकिन अब चूँकि अब पानी में ही, बरसात में ही जाने देखने को मिल रहा है। और एक बार मैं इसको बोला कि बार बार बिजली क्यों बंद कर देते हैं, तो एक जन का उत्तर भी आया कि भाई कि यहाँ पर कोयला है और कोयले में अर्थ है, और अर्थ में बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए कई बार हम लोग ने बिजली को बंद करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी
जो मशीनें हैं या जो बिजली के जो आइटम है, जो कहना चाहिए कंडक्टर या उसके उपकरण जो जो खराब हो चुके हैं, जी। उसको बरसात के पहले बदलना चाहिए था, जो इस बार नहीं हो पाया, ऐसा मैं समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इनको भी ऐसा लगता है कि खैर रेल तो केंद्र का मामला है, दिल्ली दूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ तो पास, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, राजधानी तो पास में है, और दुर्भाग्य है कि हम ऊर्जाधानी में रहते हैं, ऐसा हमको खिताब मिलता है कि ऊर्जाधानी में हम रहते हैं, बिजली का हब है ये, और हब में रहने वाले लोगों की हालत अगर है तो बाकी जगह की हालत की कल्पना की जा सकती है। क्षमता से अधिक भंडारण में 3 लोगों का लाइसेंस निरस्त, खनिज विभाग ने शिकायत सही मिलने पर की कार्रवाई। हंसी छूटती है, रेत के घाट बंद हैं, काम सबके चल रहे हैं, दिन दहाड़े खुले आम ट्रैक्टर में, और छोटी वो एक तो 407 से बड़ा कुछ एक गाड़ी होती है, क्या उसको बोलते हैं, उसमें खुले आम रेत जा रही है। भंडारण किए, उनको क्षमता है अगर उनकी 50 टन रखने की, तो उनने रख रखा है 100 टन 200 टन। अब वो घन मीटर में कैसा कैसा उसका मापक होता है, ये खनिज विभाग के लोगों को पता है, और भी जिम्मेदार विभाग के लोगों को पता है, और सबके पास कुछ उसकी राशि हर महीने जाती है, या हर ट्रैक्टर उसके हिसाब से जाता है। ये क्या कहें इसको, पब्लिक को। देखिए, लोगों की, आपकी सरकार लोगों भी के है। मकान बन रहे हैं, काफ़ी मकान बन रहे हैं, जी। और हर व्यक्ति ये चाहता है मुझे कहीं ना कहीं से रेत जुगाड़ हो मिल जाए, जाए। लेकिन जी। खनिज विभाग को चाहिए कि इसमें रॉयल्टी, जो भंडारण है उसमें रॉयल्टी इशू करे और उसको देखे, और बीच बीच में खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई भी की जाती है, जी। लेकिन खाना पूर्ति के लिए कर लेते हैं। जो चल रहा है वो चल रहा है। जी, खाना पूर्ति के लिए कर लेते हैं कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्या उनको नहीं पता है? सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें सरकार को तो जो हो रहा है। सरकार मतलब हम हमारी ही सरकार है, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, हमसे ही पैसा, कोई रमन सिंह जी और भूपेश बघेल जी अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच करके नहीं लगाते, हमारा आपका पैसा है। वहाँ भी जो नुकसान हो रहा है हमारा पैसा हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें होता है उन लोगों को जिनको 500 रुपये रेत मिलनी चाहिए ट्रैक्टर की, उनको 3,000 रुपये देना पड़ रहा है। तो ये जो बीच वाला पैसा, ये पैसे की मिली भगत जो हो रही है, जिसको जो खा पी करके डकार नहीं ले रहे हैं लोग, उनको कब होश आएगा कि भैया तू इससे ले जाके तो अट्टालिकाएं बना लेगा, लेकिन उस दिन जैसे धीरू भाई अंबानी चले गए, हम भी चले जाएंगे। इसकी जो है घाटों की प्रक्रिया पहले से ही स्टार्ट कर देना चाहिए जी। हमको ये मालूम है कि अभी बरसात में अभी घाट चालू नहीं रहते, लेकिन जब बरसात बंद होगी तब घाट चालू है ना, तो उसकी प्रक्रिया पहले से ही शुरू कर ले, पर्यावरण स्वीकृति पहले से ही ले ले, पहले भी स्वीकृति करा के रख ले, तो लोगों को इन परेशानियों से कम जूझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले कर लें तब ना। लेकिन अफसोस होता है कभी कभी कि सियासत में बैठे हुए लोग, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे उधर की पार्टी हो, इस मामले को जितना गंभीरता से लेना चाहिए उतनी गंभीरता से नहीं लेते। पता नहीं क्या मजबूरी है, मजबूरी ऊपर से डाल दी गई है कि नीचे से कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है भगवान जाने। हमारी बिरादरी भी कई बार खामोश रहती है, विज्ञापन का मसला आ जाता है, कुछ पैसे भी मिल जाते होंगे। अरे ठीक है भाई, सब चीज़ें थोड़ी बहुत चलती है नमक के बराबर, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो कुछ तो लिखो, कुछ तो बोलो, कुछ तो आप लोग भी मुखर हो, नहीं तो क्या कहें फिर। तो अगर यही सोच लिया होता हमारे देश के उन लोगों ने जो देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए थे, तो आज भी हम अंग्रेजों की टट्टी उठा रहे होते। नहीं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो मुखर होना पड़ेगा, निश्चित रूप से इसमें पहले से ही प्रक्रिया पूर्ण करके रखने से लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, मैं अपना ऐसा मानता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी, अब जब कोई कार्रवाई उनके विरुद्ध नहीं हो रही, तो उनको भी विचार करना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमारे पाप का घड़ा फूटता है। जब फूटता है तो फिर सब कुछ, सारी मवाद, हड्डी पड्डी सब कुछ सामने आ जाती है लोगों के। तो थोड़ा सा भगवान से भी डरो, प्रकृति से भी डरो, और ये जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं इसको जहाँ तक हो सके कुछ तो मिनिमाइज़ किया जाए, कुछ तो कम से कम किया जाए। चलिए, ग्रैंड एशियन हेडलाइंस को आज यहीं पर विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और हरीश भी आप आए समय निकाले इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी कमलेश जी।